बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज लेक्चर नंबर 3 हमारा हुआ था। तो ये उससे रिलेटेड ही कुछ डाटा था जो कि मैंने लेक्चर में ऐड करना था। तो मैंने इसको लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 ही कंसिडर कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट से हम फिर कुछ डिफरेंट चीज़ों में जाएंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास टास्क के हवाले से जो बात लास्ट में भी मैंने की थी कि इस लेक्चर में डेली क्लास टास्क नहीं होगा। नेक्स्ट से फिर ये कंटिन्यू होंगे तकरीबन 4 to 10, पॉसिबली 5, 6 या 7 आपके हो जाएंगे ये क्लास टास्क। तो देखें व्हाट हैपेंस के लॉकडाउन के हवाले से, फिर हम उस हिसाब से इसको कर लेंगे। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस लेक्चर में हम काफ़ी सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसका जिक्र करेंगे। तो रिसर्च के हवाले से जो रिसर्च टर्म है ना, ये इसकी डिटेल्स आपके सामने है कि ये 1577 में इसका फर्स्ट यूज़ हुआ टर्म का, और ये ओल्ड जो है फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है जिसके 2 पार्ट्स थे। तो बेसिकली रिसर्च जो है, अगर हम इंग्लिश में देखें तो री एंड सर्च है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि री एंड रिसर्च का मतलब है। री एंड रिसर्च इसका लफ्जी मानी है, लेकिन इसका जो एक्चुअल सेंस है रिसर्च की, उसमें प्रॉपर एक वे आता है, मेथडोलॉजी आती है, स्कीम आती है। तो सिंपल ये अगर टर्मिनोलॉजी रिसर्च देखें कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो उसका ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाउ वी कैन से कि एक रिसर्च अच्छी रिसर्च है, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है, तो उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि हम हाउ वी कैन से या जस्टिफाई कि दिस इज अ गुड रिसर्च जो कि रिसर्च हुई है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इस पर डिपेंड करेंगे। हम जो आगे प्रैक्टिकल एक रिसर्च पेपर को देखेंगे ना, उसको एनालिसिस करेंगे डिफरेंट उसके सेक्शंस का, तो वहां से हमें काफी सारी चीजें जो है वो यही पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं कि पर्पस क्लियरली डिफाइंड, कि जो रिसर्च हमने जिस टॉपिक पे की है, जिस मकसद के लिए की है, उसका मोटिवेशनल पॉइंट जो है वो क्लियर हो कि आप ये क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड। ये बात हमने स्टार्ट में भी कही थी कि जो रिसर्च का प्रोसेस है पूरा, वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन थॉरली प्लान्ड, मतलब अनप्लान्ड एक्सीडेंटल कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इस तरह से इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको स्कीम भी कहते हैं, इसका भी हमने जिक्र कुछ ना कुछ किया था, और मजीद हम रिसर्च पेपर में ही करेंगे। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड, इट मीन्स कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हमें करनी पड़ती हैं। मीन्स कि अगर हम लिख रहे हैं कि सपोज वी हैव 5 ऑथर्स के जिन्होंने काम किया, तो इट मीन्स कि 5 ने काम किया होना चाहिए। ये ना हो कि किसी ने काम ना किया और हम कह रहे हो कि ये इसका कंट्रीब्यूशन है। काफ़ी सारी रिसर्चेस जब पब्लिश होती हैं उसमें ये मेंशन होता है कि किस किस ने क्या क्या किया, एंड में वो कहते हैं इसको आप फीडबैक हमें दें कि इसमें किसने, कई दफ़ा तो पेपर में भी मौजूद होता है कि इस रिसर्च के एंड में कि इसने ये काम किया है। इसके अलावा सपोज आप कोई टेबल मेंशन कर रहे हैं और आपने ये लिखा है कि हमने ये स्कीम इस तरह से अप्लाई की है, इसका इस तरह से यूज़ किया है, तो दैट शुड बी एक ख़ास कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, उसको फॉलो करती हो कि बात आपकी एक तरह से
वैलिड हो। तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथर्स भी आता है कि किसी भी ऑथर का किसी भी इस रिसर्च की डायरेक्शन पर एतराज़ तो नहीं है, वो हमसे लेते हैं इस चीज़ का एक, हमसे एक प्रूफ लेते हैं कि आप इसको राइटिंग में दें, और पेपर में भी कुछ जो है रिसर्चेस वाले वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी सारे हैं, ये आखिर में आता है एक टॉपिक। अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें तो इस पे हम जिक्र करेंगे इस सेक्शन पे भी। लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवील्ड। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं एंड यू आर राइटिंग के जो आपने काम किया है दैट इज बेस्ट, जिस तरह से लोग कहते हैं, हाँ एक हद तक आपको कहना तो है कि आपका काम बेस्ट है। जब आपका काम बेस्ट है तभी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने रिसर्च की है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई मेरा जो मेरी टेक्निक है, मेरा एल्गो है, मेरा जो मैंने इसको एल्गो बनाया है, मैंने स्कीम बनाई, इम्प्लीमेंट की है, ये हर लिहाज से अच्छी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि भाई ये बंदा जो है ना वो थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहा है अपनी चीज को। जो एक गुड रिसर्च है ना, जिससे हम इस स्लाइड में बात करें क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, देयर मस्ट बी सम लिमिटेशंस जो कि हमें यहाँ देनी चाहिए। एक रिसर्च पेपर में सेक्शन होता है डिस्कशंस का, वो डिस्कशन सेक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बल्कि रिसर्च पेपर्स में, बल्कि रिसर्च में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं, इसका भी हम जिक्र करेंगे इस सेक्शन में। तो डिस्कशन सेक्शन में लिमिटेशंस का जिक्र किया जाता है नॉर्मली। अगर कोई इमेज की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में ग्राफिकली आप बता सकें कि भाई ये इस तरह से डाटा था, यहाँ पर हमारा थोड़ा लैग किया है एल्गो ने, और यहाँ पर हमारा हाई जा रहा है, और बाकी सारा हाई जा रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे लैग कर रहा है। और इस पॉइंट पे क्यों लैग कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे डाटा में इस तरह से या एनॉमली थी, या कुछ हम कह सकते हैं कि हाई चेंजेस थे जिसकी वजह उसको इसको अकोमोडेट नहीं कर सका, सेटल नहीं कर सका। तो देयर मस्ट बी सम लिमिटेशंस जो कि क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए एक रिसर्च में, गुड रिसर्च में। इस पे मेरे ख्याल में काफ़ी हो चुकी है बात। नेक्स्ट ये कि अच्छा, अब ये है कि काफ़ी सारी जो रिसर्चेज़ है ना वो स्पेशली किसी डिफरेंट के कहने पे होती हैं, बिजनेस नीड की बेस पे या किसी इंडस्ट्रियल नीड पे। जो अगर आप लोगों का प्लान हो कहीं आउट ऑफ कंट्री से फर्दर रिसर्च करने का या हायर एजुकेशन लेने का, तो उसमें आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लोग प्रेफर करते हैं, सैलरीज भी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा है। तो उनको स्टूडेंट्स इसलिए चाहिए होते हैं, हमारे एशिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसलिए जाते हैं। तो वहाँ इश्यूज़ ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम देती हैं, और साथ फंड्स देती हैं। तो सुपरवाइज़र के पास फंड्स होते हैं, वो सुपरवाइज़र अपने स्टूडेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है। तो बेसिकली जो रिसर्चेस बाहर होती हैं ज़्यादातर वो किसी इंडस्ट्रियल को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ यहाँ ऐसा ट्रेंड कम है, फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बाहर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा है। कोरिया, साउथ कोरिया में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थे ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो है चीज़ वो ये है कि जो आपसे रिक्वायरमेंट की गई है ना कि आपने इसको सॉल्व करना है, उसका आपने एनालिसिस डिटेल में करना है, ताकि अगले को क्लियर हो जाए कि व्हाट शुड आई डू, डिसीजन क्या ले। अच्छा, नेक्स्ट ये कि जो आपकी जो अचीवमेंट है ना वो बिल्कुल क्लियरली आपने डिफाइन करनी है, कि उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी ना हो कि समझने वाले को डिफिकल्टी हो कि हमें कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, इसमें कुछ डिफरेंट सा आपने बिहेवियर दिया। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो बात आप एंड में कंक्लूड कर रहे हैं ना वो क्लियर वर्ड्स में हो, एम्बिगुअस ना हो बात आपकी।
कि आपने जो फाइंडिंग्स की हैं वो क्लियरली की हैं और उसके बाद आपने जो कंक्लूजन दिया वो बिल्कुल साफ और क्लियर कट बात हो। जब ये चीज़ें होंगी तो हम कह सकते हैं कि एक गुड रिसर्च है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ये जो एक्सपीरियंस की चीज़ है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिसर्चर एक्सपीरियंस। ये भी डिस्कशन सेक्शन का ही है जहाँ पर हमने बात की थी लिमिटेशंस। फ्रैंकली तो वो वहाँ मैंने पहले भी आपसे बात की थी इस बुलेट पे के जो डिस्कशन सेक्शन है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं ताकि अगलों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जिन्होंने इस पर करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि research should be systematic, logical, empirical, replicable, and creative. रिसर्च एक सिस्टम के थ्रू स्पेसिफिक जो उसकी मैथडोलॉजी है उसके थ्रू होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। रिसर्च हमारी रिसर्च हमारी जो है वो अपेरेंट नहीं होनी चाहिए। एम्पेरिकल मीन्स के इसमें स्पेसिफिक जो है खास टाइम देकर आपने उसको एक्सपेरिमेंटेशंस करनी है, रिग्रेस एनालिसिस करना है, ऑब्जर्वेशंस लेनी है और फिर कुछ डिसीजन पे आना है। रेप्लिकेबल होनी चाहिए और इसमें क्रिएटिविटी का फैक्टर भी होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर कवर अप हुए हैं कि हमारे पास रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल, एम्पेरिकल, रेप्लिकेबल, क्रिएटिव एंड यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स। मल्टीपल मेथड मीन है कि इसमें हम जब जिक्र करेंगे ना मेथडोलॉजी का रिसर्च पेपर के अंदर तो इसको हम कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे। it मीन्स अगर हमारे लिटरेचर में 4-5 मेथड्स अवेलेबल हैं तो हम उसमें से बेस्ट एक दो चूज करेंगे, फिर वो हम मेथड यूज करेंगे, फिर हम देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम अपना कोई मेथड चूज करेंगे। तो मल्टीपल मेथड्स का यूज भी यहाँ पर आता है। तो ये एक्चुअली इसकी सेटिंग ज़रा इस तरह से हो गई है कि क्योंकि मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा तो पिछली स्लाइड पे नहीं आ सकूंगा, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम ना दूसरी तरह से करूंगा क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि किस बुलेट के बाद ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट ये होगी तो फिर पिछली बैक नहीं हो सकेगी। अच्छा, नेक्स्ट ये कि रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग हैं, कुछ बोरिंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें थी छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज थी तो मैंने इसको अलग की बजाय उसी का ही पार्ट बना दिया कि हम उसी के पार्ट से इसको कंटिन्यू कर लें। अच्छा, रिसर्च जो है बेसिकली साइंस की तरह नहीं है। साइंस और रिसर्च में डिफरेंस है, मे बी मैंने इसमें आगे कवर किया, शायद ये शायद नहीं किया तो फिर मैं किसी नेक्स्ट में ऐड अप करूंगा। रिसर्च में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो कि हमारे हाथ में नहीं होती कि जो हम ना कर सके। आप लोगों ने शायद ये चीज़ें देखी हो कि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटी भी एक फैक्टर है कि कितना कैपेबल है एक बंदा जो कि काम कर सके। कैपेबिलिटी इसमें कैपेबिलिटी डिफरेंट सेंस में आती है कि जो काम करवा रहा है और जो कर रहा है दोनों की, लेकिन ज़्यादा जो रिसर्चर है खुद उसकी कैपेबिलिटी यहाँ माने रखती है। तो जितनी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी वो अच्छी रिसर्च कर सकता है। प्रॉब्लम इज़ दैट के एक बंदे में नेचुरल एबिलिटी ना हो क्रिएटिविटी की, तो दैट इज़ अ नेगेटिव फैक्टर के जो हमें उसको रिसर्च अच्छी करने से रोक सकता है। रिसर्च में अच्छा खासा टाइम लगता है, रिसर्च में फाइनेंसेस खर्च होते हैं, फाइनेंसेस के लिए फंडिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तो आईसीटी के नाम से इदारा है इस्लामाबाद में, वो फंड्स लेते हैं आईटी सेक्टर से, मतलब जिस तरह टेलीनॉर, मोबिलिंक, डिफरेंट इदारे हैं उनसे फंड्स लेते हैं। ये गवर्नमेंट का इदारा बनता है, आई थिंक सो, हाँ गवर्नमेंट का इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट में आई थिंक आता है। तो ये फंडिंग लेकर फंडिंग देते भी हैं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहे
उसको प्रेजेंटेशन लेते हैं और उसके बाद वो फंड्स भी देते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये जो उनसे फंड्स ले रहे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी फंडिंग देती हैं। तो अक्सर रिसर्च जो है वो फाइनेंसेस ना होने की वजह से रुक जाती है। जिस तरह अगर आप कहें कि आप लोगों ने जीपीयू यूज करना है तो जीपीयू की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने डीएसपी बोर्ड यूज करना है, एफपीजीए बोर्ड यूज करना है, प्रोसेसर्स यूज करने हैं, तो उसके लिए भी कॉस्ट चाहिए। lack of computerization and lack of scientific training in methodology of research। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जो रिसर्चेस है ना, वो नेक्स्ट पे भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ ठीक है, जो रिसर्चेस हैं इसमें हमारे पास जो प्रीवियसली रिसर्चेस पब्लिश है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड नहीं है। मतलब किसी ने मिसाल के तौर पे एक डोमेन में काम हो रहा है, तो आप लोग जब सपोज काम करते हैं तो आप किसी प्रीवियस को रेफरेंस करते हैं कि हमने किसी एक का रेफरेंस किया। अगर तीनों को नहीं करते, बेस्ट तो ये है कि अगर आप तीनों को करें या तीनों में जो बेस्ट था उसको करें। तो इसमें ये एक छोटी सी चीज है कि ये एक इस तरह कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इस तरह से नहीं है कि जिसे हम फॉलो करना चाहिए। दूसरा, हर डोमेन में एक खास मेथोडोलॉजी है जिसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि ट्रेनिंग नहीं है, डायरेक्ट रिसर्च करवा दी जाती है। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का लिंकेज कम है, हमारे यहाँ बहुत ही कम है। मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी लास्ट में कि जो पाकिस्तान के अलावा काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स ही बाहर से आते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस यूनिट्स, कॉन्फिडेंस का ना होना कि एक इंफॉर्मेशन को दिया जा सके जिससे अच्छी रिसर्च हो सके। लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स के एथिकल स्टैंडर्ड्स लो हों, इस पे भी बात हम पहले कर चुके हैं। लास्ट में हमारे के जो स्टाफ मौजूद है उससे हेल्प का ना मिलना या प्रॉब्लम आना उनसे हेल्प लेने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पुअर लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो लाइब्रेरी है ना, बेसिकली ये ना सिर्फ एक कलेक्शन है बुक्स का, बल्कि बहुत सारी डोमेन्स है जो कि परचेज होती हैं लाइब्रेरी में। अगर आप डोमेन्स परचेज नहीं होंगी तो आप लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड ही नहीं कर सकते, ऑनलाइन देख ही नहीं सकते। जो आप प्रीवियस रिसर्च देखेंगे नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इस डोमेन में लेटेस्ट क्या काम हुआ। तो जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर कोशिश यही होती है कि वो परचेज करें डोमेन्स अपनी ना। तो ये काम जो है लाइब्रेरी के अंडर ही है। ये नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, डिफिकल्टी ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश डाटा हमें ना मिले, पिछले से रिलेटेड है जो मैं बात अभी कर चुका हूँ। ignorance and research for the sake of research limited practical utility। ठीक है, मतलब ये कि रिसर्च फॉर द सेक ऑफ सम अदर हो रही है कि नॉट वेरी प्रैक्टिकल। सो जो हमारे पास एक एप्लीकेशन है उसके लिए हो रही है, मींस के रिसर्च बस एक खाना पूरी के लिए हो रही है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है रिसर्च में। अच्छा, एक स्लाइड स्किप हो गई है, रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन रिसर्च। मैं उस पर वैसे जो मेन पॉइंट है उस पर बोल देता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में रिसर्च का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि रिसर्च की बेस पर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो कुछ बातें प्रीवियस कुछ जो हमारी स्लाइड्स थी उससे रिलेटेड है।
कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप कुछ एनालिसिस देते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस देते हैं, डिटेल में दिखाते हैं। सपोज आपने एक चेयर बनाई और आपने कहा कि ये हमारी चेयर पिछली चेयर से बेटर है, तो आप लोग खास लोड डालेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे लोड डालेंगे। तो यहाँ सपोज आप ग्राफिकली उसको आप यहाँ शो करते हैं, तो उसकी बेस पे किसी ने डिसीजन लेना होता है। मतलब आपकी रिसर्च की बेस पे किसी ने डिसीजन लेना है। मे बी आप उसके लिए काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो, मे बी आप उसके लिए काम ना कर रहे हो, आप अपना ऑन पे काम कर रहे हो, और कोई न्यू बंदा आके न्यू जो इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है, कोई ऐसा फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, वो यूज़ करना चाहे आपकी रिसर्च को। क्योंकि जो होते हैं R&D के इदारे हैं ना, रिसर्चेस पढ़ते हैं, वो जो काम कर रहे हो वो देखते हैं कि भाई इसमें ये रिसर्च हो रही है, उसकी रिसर्च देख के वो उस प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। सपोज हार्डवेयर, आप लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ बनाए, उसको हार्डवेयर में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह अगर आप कहें कि एरोप्लेन है या ड्रोन्स है, उसमें अगर कोई इस तरह से रिसर्चेस पब्लिश हैं, तो कोई एक ऐसा इदारा जो कि उसको बनाना चाहे, वो मे बी उसको यूज़ कर ले आपकी फाइंडिंग्स को। तो इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो आपने इसमें इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, और इसमें आप लोगों का जो एनालिसिस है वो डीप होना चाहिए। ये ना हो कि आप एनालिसिस करके प्रूफ करते हैं और अगला जब इम्प्लीमेंट करे तो वो एक्चुअल में आपको वो चीज़ ही ना आती। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी बात पर डिसीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि वो क्वेश्चन जो कि जिस पे हमने काम करना हो। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली एक डिफिकल्टी हो सकती है या एक नीड हो सकती है एक रिसर्चर के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के लिए जो जिसका सोल्यूशन वो चाह रहे हो। इस पे बात हम अभी भी करते आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ डू वी नो कि हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है। अच्छा, बेसिकली फॉर अ स्टूडेंट इसका आंसर ये होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम आपने रिसर्च गैप कैसे देखना है। इसके जो फॉर स्टूडेंट में आप लोग ऐसे ऐसे देखेंगे जिस तरह से रिव्यू पेपर, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो रिसर्च गैप है ना, बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम है, वो उठता कैसे है। वो सबसे पहले जो अगर कोई प्रोडक्ट तैयार हुई है, उस की एक्चुअल रिसर्च जो हो रही है वो प्रैक्टिकल है ना। उसमें कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ और आगे कस्टमर्स ने आगे इस्तेमाल किया और आगे प्रॉब्लम्स फीडबैक आई, उसकी फीडबैक पे कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम जनरेट होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपस में डिस्कशन करके कोई प्रॉब्लम है हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि हाँ, मिसाल के तौर पे अगर आपका कंपटीटर है, वो आपसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट उसने, जैसे सपोज लैपटॉप है, लैपटॉप के ब्रांड्स हैं, मोबाइल के ब्रांड्स हैं। रिसर्च इन अ सेंस आप लोग कह सकते हैं कि वही सेम साइज का मोबाइल आपको डबल ट्रिपल मेमोरी दे रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट किया गया कि मोबाइल स्लो था, फिर उस पर आगे रिसर्च हुई और साइज स्मॉल हो गया और वही चीज़ हाई मेमोरी के साथ हो गई। तो बेसिकली यही इस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो रिलेटिव जो रीडिंग्स हैं वो सारी बात तो है ना, एज स्टूडेंट लाइफ आप लोगों के लिए यही पॉइंट होगा। या दूसरी चीज़, अगर आप किसी फंडेड प्रोजेक्ट को लेते हैं तो वो सारी पहली चीज़ें जो होंगी ना, वो सारी आएंगी। किसी इंडस्ट्री ने ये फर्स्ट 4-5 बुलेट्स में पॉइंट्स देखे और एक यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट दिया कि भाई ये फंड्स हैं, ये मसला है, आपने इन्हें सॉल्व करके देना है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी सुपरवाइजर्स को एलोकेट हो गए फर्दर। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप लोग वो जिस तरह हम कहते हैं रवायती कर रहे हैं, ट्रेडिशनल रिसर्च कर रहे हैं,
कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर तो ये लास्ट वाला पॉइंट ही आएगा। सो इस पे बात आई थिंक काफी सारी हो गई है। कंपनी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट से भी उसी में आ जाता है, बिजनेस वाले में। अच्छा, एक और चीज इसके अलावा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस बेसिकली एक assumption है जो कि कुछ रिलेशनशिप देती है वेरिएबल्स के दरमियान। मैं इसकी कुछ एग्जांपल आगे बताता हूँ। वेरिएबल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। सपोज हमारे पास डाटा कुछ कलेक्ट हुआ, डाटा साइंस की फील्ड की बात करें, कैंसर की बात करें कि इस एरिया में कैंसर की रेशो इतनी है। सपोज हम बात करते हैं कि अगर हम इस एरिया से इस लोकेशन में जाते हैं तो यहाँ कैंसर की रेशो इतनी है। दूसरी हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्टमक के कैंसर की हम बात कर लेते हैं, इंटेस्टाइन के कैंसर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ का जो पानी है ना वो इतने परसेंट लेस प्योर है और वहाँ का पानी इतने परसेंट प्योर है, तो हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि फ्रॉम दिस डाटा हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि जब पानी इतने परसेंट लेस प्योर होगा तो इंटेस्टाइन का कैंसर होने की पॉसिबिलिटी इतने परसेंट होगी। ये जस्ट एक हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। तो रिसर्च में हाइपोथेसिस जनरेट होते हैं और मल्टीपल हाइपोथेसिस जनरेट होते हैं। फिर मल्टीपल हाइपोथेसिस में एक्चुअल हाइपोथेसिस चूज करना, वो पूरी मेथोडोलॉजी है। तो लेक्चर काफी ज्यादा इसमें लेंथी हो गया, अपलोडिंग में शायद प्रॉब्लम ना आए, तो मैं इसको जरा शॉर्टली करता हूँ कि अब जो हमने रिलेशनशिप बताया कि इट्स रिलेटिव टू दैट इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, कैंसर की पॉसिबिलिटी है, दोनों वेरिएबल्स हैं आपस में, रिलेशन आपस में हो गया ना। अच्छा, प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? हाइपोथेसिस बेसिकली एजम्पशन है जिसको टेस्ट करना है। मैंने भी आपको एक क्लियर एग्जांपल आपको दे दी। प्रॉब्लम जो है ब्रॉड क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये है कि हमने मसला निकालना है, किसकी वजह से ये हुआ है, वो ब्रॉड टर्म है। तो हाइपोथेसिस जो है वो प्रॉब्लम के लिए जनरेट होते हैं। प्रॉब्लम मींस कि कोई टू बी सॉल्व्ड एक इशू है। हाइपोथेसिस मल्टीपल जनरेट होंगे, फिर हम सोल्यूशन तक जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात पहले भी की थी कि रिसर्च क्या चीज नहीं है। रिसर्च ये नहीं है कि एक्सीडेंटल हम कोई काम कर रहे हैं, बीच में कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी होगी हम कहेंगे ये रिसर्च है। इसके लिए पूरी मेथोडोलॉजी होना जरूरी है। नेक्स्ट ये कि डाटा कलेक्शन जो है वो रिसर्च नहीं है, या हम जिसे कहेंगे ये रिसर्च का एक पार्ट है। और रिसर्च बेसिकली इज नॉट एन इंटरमीडिएट स्टेप। अगर हम कोई स्टेप कर रहे हैं रिसर्च का तो इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, टोटल जब प्रोसेस हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास एक रिसर्च है। तो फर्दर और स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड में भी इसकी बुलेट्स हैं कि रिसर्च किसे हम कहेंगे कि नहीं है। रिसर्च में काफी सारी डिटेल्ड एनालिसिस आ जाता है हमारे पास, रिलेशनशिप्स आते हैं कि इसका इससे रिलेशनशिप है, और काफी सारी एनालिसिस इन शॉर्ट कहेंगे। रिसर्च एक क्रिएटिविटी का प्रोसेस है कि प्रोसेस हम क्रिएटिविटी उसमें ऐड अप होती है, रिसर्च में शामिल होती है। रिसर्च सर्कुलर है कि एक ने की, फिर आगे कुछ क्वेश्चन जनरेट होंगे, फर्दर अगला करेगा, फिर क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो ये इट्स सर्कुलर प्रोसेस। तो एक चीज जो कि मिस थी मेरे ख्याल में स्लाइड में, वो ये थी, रिसर्च इज नॉट अ लिटरेचर रिव्यू। मिसाल के तौर पे काफी सारे जो है ना वो स्टूडेंट्स को सर्चिंग करते हैं और कहते हैं हमने रिसर्च कर दी, कुछ चीज ढूंढ रहे हो, रिसर्च, हमारी रिसर्च ये बताती है। दैट इज नॉट रिसर्च। हमारी रिसर्च ये बताती है हमने इतने विजिट किए, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, दिस इज नॉट रिसर्च। दिस इज अ कंक्लूजन ऑन लिटरेचर। रिसर्च तो जब आप कंक्लूडिंग हाइपोथेसिस जनरेट होंगे, फिर उस पर मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी, कोई टेक्निक अप्लाई होगी, फिर आप उस पर जाकर कोई डिसीजन लेंगे, एनालिसिस देंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिसर्च है। अच्छा, फाइनली हम बात अब करेंगे मेथोडोलॉजी क्या चीज है। मेथोडोलॉजी
बेसिकली हमारे पास एक स्कीम ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हमारे पास बेसिकली मेथोडोलॉजी एक खास डोमेन में हमने जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमारे पास एक लाइब्रेरी ऑफ मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हम यूज करके जिन मेथड्स को हम यूज करेंगे और एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे, हमारे पास बेसिकली वो मेथोडोलॉजी कहलाएगी। मेथोडोलॉजी के बारे में ये अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स जो कि कहे जाते हैं। मेथोडोलॉजी एसोसिएट करती है डिफाइन के हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर दें, मेजर करें, एनालाइज करें, डिजाइन करें और वेरीफाई करें। तो मेथोडोलॉजी इज ऑल अबाउट इन सारी चीजों के गिर्द घूमती है। अच्छा, अब फाइनली एक चीज है कि रिसर्च के साथ डेवलपमेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो डेवलपमेंट बेसिकली क्या चीज है? रिसर्च जो है वो एक लर्निंग का प्रोसेस है। एक नया काम किया, उसमें कुछ हमने काफी कुछ सीखा, दूसरों को बताया, पब्लिश किया, अगला उसमें काम करेगा, तो ये लर्निंग का प्रोसेस है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो है कि इस वक्त हम कहाँ लाइक कर रहे हैं। दिस इज अबाउट अचीविंग फंक्शन के हम इस वक्त किस पॉइंट पे हैं। हम इस वक्त हैं रिसर्च की वजह से, लेकिन जहां लाइक कर रहे हैं वहां हम डेवलपमेंट। ठीक है, सपोज अब हम स्टेयर्स की बात करें तो हम फर्स्ट फ्लोर स्टेयर्स एक रिसर्च बेसिकली रिसर्च है जो कि ऊपर चढ़ते जाएंगे हम, और जिस पे हम अलाइ कर रहे हैं वहां सपोज आप फ्लोर डाल दें पूरा, हम कहेंगे ये हमारी एक डेवलपमेंट है कि इस वक्त हम इस पोजीशन पे लाइक कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।